विद्यार्थियों, हमने देखा कि बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में पहली यूनिट जो है 100 में से 40 नंबर के आसपास की, वो है गबन उपन्यास। ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है और हमने 20 अंक इसके पढ़े हैं कुल 52 अंकों में से। हमने देखा कि कहानी 3 भागों में विभाजित हो चुकी है। मुख्यतः यू 52 अंक है, यू 3 अंकों में प्रारंभ, मध्य और अंत। पहले अंक से लेकर 19वें अंक तक की कहानी को हम प्रारंभिक अंक कहेंगे। 20वें अंक से कहानी का जो परिवर्तन हुआ है वो कहलाएगा कहानी का मध्य भाग। हमने देखा दीनदयाल मानवी जालसा, प्रेरणाथ रामेश्वरी रमना, रिश्तेदारियों के सूत्र में बंधे, विवाह हुआ, टीका दिया गया, चंद्रहार नहीं दिया गया। चंद्रहार न मिलने पर जालसा द्वारा कसम खाई गई, जब तक चंद्रहार नहीं मिलेगा गहनों को धारण नहीं करेगी। इधर रमानाथ दयानाथ तो बहुत ज्यादा उधारी हो जाती है और रमानाथ जी उधारी चुकाने के लिए चोरी का काम करते हैं। जालसा के गहनों की चोरी हो गई, इधर चंद्रहार नहीं मिला, जालसा दुखी रहने लगी, घर छोड़ने की धमकी देने लगी। तब रमानाथ जी नौकरी की तलाश करते हैं, नौकरी लगाने का कार्य करते हैं। उनके अजीज मित्र रमेश बाबू जो बिहार के मुंसिपल में बाबू का काम करते हैं। नौकरी लगने के उपरांत भी रमानाथ अपने हाथों से बाज नहीं आता, फिजूल खर्ची करता है, वह सब अफवाह करता है। आखिर में जालसा अपने मन की व्यथा अपने पत्र के द्वारा अपने सैन्य में लिखती है, जिससे पढ़कर रमानाथ जी शर्मिंदा हो जाते हैं और जालसा को वचन देते हैं कि वो उसके गहने अच्छी तरह बनाएंगे। रमेश बाबू के सहयोग गंगू सुनार की उधारी 800 रुपए का चंद्रहार बनता है। जालसा पहन के बहुत खुश होती है। इधर जब माता पिता द्वारा चंद्रहार पार्सल में भेजा जाता है तो जालसा स्वाभिमान के कारण उस पार्सल को वापस लौटा देती है, अपनी माता द्वारा दिया गया चंद्रहार नहीं लेती है। इधर जब उनकी मित्रता रतन से होती है तो एक और उदाहरण में बनाया गया कंगन देखकर रतन प्रभावित हो जाती है। रतन को वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, नहीं जालसा को ज्ञान है, नहीं रामेश्वरी नहीं दयानाथ। रमानाथ का जो जाल है, रमानाथ उसको बेहतर तरीके से जानता है। इधर रतन उस कंगन से प्रभावित होकर 600 रुपए देती है रमानाथ को। रमानाथ को 600 रुपए लिखा के देता है गंगू सुनार को उन गहने को बनवाने के लिए, लेकिन न तो गहने बने न ही गंगू सुनार ने 600 रुपए वापस दिए, पुराने हिसाब में से चुकता कर दिया। इधर रमानाथ तनाव का शिकार होकर ये समस्या का समाधान ढूंढता है कि रतन को 600 रुपए कैसे दिए जाए अथवा कंगन बनाने कैसे दिए जाए, और इसी समस्या के समाधान के लिए वो पुनः नकारात्मक तरीका ढूंढता है, सरकारी पैसों का गबन कर लेता है 800 रुपए का। इधर 800 रुपए का गबन करने के उपरांत रमानाथ की जो योजना है वो असफल हो जाती है। 800 में से 500 रुपए वो ये प्रकार जमा करके ऑफिस में ले जाकर बड़े बाबू को दे देता है, लेकिन 300 रुपए अभी बाकी है गबन के। सरकारी अपराध, सरकारी रुपयों की हेराफेरी, सरकारी रुपयों पर कब्जा करना। इधर जब रमानाथ को पता चलता है कि उसकी रिपोर्ट पुलिस में लिखाई जा सकती है, वो भयभीत हो जाता है और फरार हो जाता है। अब हम कहानी के मध्य भाग में 21वें और 22वें एपिसोड को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये 21 और 22 नंबर एपिसोड इसके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कहानी का मध्य भाग है जहां पर कहानी का परिवर्तन हो रहा है। कथा स्थल का पात्र जो है, चरित्र जो है, उनका व्यक्तित्व भी कुछ परिवर्तन हो रहा है। हमने देखा कि रमानाथ गबन करके वहां से भागना चाहता है और भागने के लिए वो ट्रेन का सहारा लेता है। वो इतनी जल्दबाजी में है, इतना डरपोक है, इतना भयभीत है अपने कर्मों के कारण कि वो हाथों हाथ बिना किसी समय बिगाड़े पर्याप्त छोड़ना चाहता है। रमानाथ किसी मित्र के पास में जाके रेलवे स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़ लेता है और जल्दबाजी के अंदर टिकट भी नहीं खरीद पाता क्योंकि पैसे नहीं है और ना ही वो ये देख रहा है कि ट्रेन किस तरफ जा रही है, कलकत्ता जा रही है अथवा दिल्ली जा रही है अर्थात हिमाचल की ओर जा रही है। रमानाथ उस ट्रेन में बैठ जाता है। कुछ स्टेशन तय करने के उपरांत टिकट संग्रहित करता आता है। रमानाथ बेटिकट है और जो टीसी है वो रमानाथ को पकड़कर जुर्माना लगाकर जेल में डालना चाहता है, किंतु पास में एक यात्री बैठा हुआ है जिसका नाम है देवी।
देवीदीन एक सज्जन पुरुष है जिसकी पत्नी का नाम जग्गो है और ये कलकत्ता में रहने वाला है। देवीदीन के 2 पुत्र हैं जो आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए और जेल में डाल दिए। देवीदीन रमानाथ में अपने पुत्र को देखता है क्योंकि आयु संकट से। देवीदीन दया खाकर सहानुभूति दिखाकर रमानाथ के टिकट के पैसे टीसी को देकर रमानाथ को जेल में जाने से बचा देता है। बातों ही बातों में एक दूसरे की घनिष्ठता बढ़ती है और देवीदीन को पता चलता है कि रमानाथ रोजगार की तलाश में कलकत्ता जा रहा है, लेकिन कलकत्ता में रमानाथ का कोई भी मित्र नहीं है। देवीदीन एक इंसानियत मानवता के नाते रमानाथ ने अपने पुत्र की छवि तलाशने के नाते रमानाथ को अपने घर पे शरण देता है। रमानाथ जी यहाँ पर भी देवीदीन को वास्तविकता का ज्ञान नहीं कराते हैं, रोजगार का झूठा बहाना बनाते हैं। इधर पति जब घर नहीं आता है एक दिन दूसरे दिन तो जालफा अपने पति की तलाश करती है अपने सास ससुर के साथ मिलकर। रतन को भी वो कहती है। सब लोग रमानाथ की तलाश करते हैं, लेकिन सभी लोगों को वास्तविकता का ज्ञान कराता है रमेश बाबू, जो आकर रमानाथ के परिवार को यह बताता है कि रमानाथ जी ने 800 रुपए सरकारी रुपयों का गबन किया था, जिसमें से 500 रुपए इन्होंने जमा करा दिए और 300 रुपए में खो जाने की बात करके 24 घंटे की मोहलत लेकर भी जमा नहीं करा पाए हैं। शायद उसी डर से वो कहीं पर अंडरग्राउंड हो चुके हैं, भूमिगत। जब जालफा को अपने पति की हकीकत पता चलती है तो वो स्वयं को अपराधी मानने लगती है और यथाशीघ्र अपने गहने बेचकर जो 300 रुपए सरकारी बाकी है गबन के वो रुपए ले जाकर नगर पालिका म्युनिसिपालिटी प्रयाग में जमा करा देती है। अब रमानाथ पर वो 300 रुपए गबन का आरोप नहीं है, क्योंकि प्रयाग की म्युनिसिपालिटी के कर्मचारियों ने आपस में फैसला लेके ये जो गबन का हुआ था वो रफा दफा कर दिया। किसी ने कहीं पर शिकायत नहीं की, बड़े बाबू ने छोटे को नहीं कहा, छोटे ने बड़े को नहीं कहा। 800 रुपए बाकी थे, 800 रुपए पूरे जमा हो गए। रमानाथ पर गबन का आरोप नहीं लगा। रमानाथ की सरकारी नौकरी यूं की यूं सुरक्षित है, किंतु रमानाथ इन बातों से अनभिज्ञ है क्योंकि वो प्रयाग छोड़ के कलकत्ता भाग चुका है। इधर जालफा, दयानाथ, कामेश्वरी, खुद को अपराधी मानने वाली रतन और अजीत मित्र रमेश बाबू सब लोग रमानाथ की तलाश करते हैं, खोजबीन करते हैं, परेशान है। काफी लंबा समय बीत चुका है लेकिन रमानाथ का अभी तक पता नहीं चला। कारण आप जानते हैं कि रमानाथ की तलाश हो रही है प्रयाग के अंदर, किंतु रमानाथ जी प्रयाग में मौजूद नहीं है। रमानाथ जी प्रयाग छोड़ के भाग चुके हैं कलकत्ता, क्योंकि उनके 300 रुपए बाकी थे जो व्यवस्था करने पर भी वो व्यवस्था नहीं कर पाए और पुलिस के भय के कारण वो फरार हो गए और फरार होने के उपरांत वो चले गए हैं कलकत्ता। कलकत्ता कहां पर चले गए? देवीदीन के वहां। देवीदीन ने उनको शरण दी है कि ये लड़का यहाँ पर रोजगार करेगा। अब देवीदीन और जग्गो रमानाथ को अपने पुत्र की तरह रखते हैं और इधर जालफा ने गबन के 300 रुपए जमा करा दिए। इसके लिए रमानाथ पर गबन का कोई भी आरोप नहीं है। इधर परिवार के सभी सदस्य रमानाथ की तलाश कर रहे हैं, लेकिन रमानाथ प्रयाग में न होकर कहां पर उपलब्ध है? कलकत्ता में। और कलकत्ता में भी रमानाथ किस तरह का डरपोक व्यक्ति आप देखिए कि कलकत्ता में भी रमानाथ देवीदीन के घर में छिपा रहता है, घर से बाहर नहीं निकलता। उसे लगता है कि कभी भी किसी भी क्षण पुलिस उसे पकड़ सकती है गबन के आरोप में। रमानाथ बहुत ही डरपोक किस्म का व्यक्ति है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। वो हर जगह झूठ बोलता है। जालफा से उसने झूठ बोले थे, रमेश बाबू से झूठ बोला, रतन से झूठ बोला, अपने माता पिता से, यहाँ तक कि देवीदीन से भी झूठ बोला। यहाँ पर हम सबसे बड़ा परिवर्तन देखते हैं जालफा के अंदर, जो बचपन से आभूषण प्रेमी है, गहनों पे अपनी प्राण न्यौछावर करती है, अपने पति के गबन के आरोप को लेकर वो अपने गहने बेचकर 300 रुपए जमा करा देती है। यहाँ पर जालफा का कैरेक्टर बिल्कुल चेंज हो चुका है और रमानाथ की जो असलियत है, उसकी जो उदारियां है, वो सब अब लोगों के सामने आना प्रारंभ हो चुकी है। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।